नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं, धीरेन्द्र कुमार शुक्ला। साझेदारी खाते। साझेदारी खाते जो कि आपके कंपटीशन की दृष्टि से भी या इंटरमीडिएट में आपके एग्जाम से संबंधित भी अति महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। चाहे कंपटीशंस में ले लें, चाहे आप 12th 12वीं के एग्जाम में ले लें, क्योंकि अब 11वीं और 12वीं का जब से सिलेबस बढ़ गया है तो ये आपका 12वीं में चला गया है। तो ये सबसे विशेष चैप्टरों में से एक है और सर्वाधिक नंबर का लगभग पूछा जाने वाला आपका ये चैप्टर है। तो अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि साझेदारी खाते या साझेदारी किसे कहते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप यानी साझेदारी क्या है। तो साझेदारी क्या है ये हम सबसे पहले जानेंगे। तो जब ध्यान से सुनिएगा कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं तो हम उसे साझेदारी कहते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, आप लोगों ने व्यवसाय के कई स्वरूप देखे। जैसे कि पहला स्वरूप तो आपका एकाकी व्यवसाय होता है जिसमें एक ही व्यक्ति होता है। दूसरा स्वरूप आपका साझेदारी है जिसमें कम से कम दो होते हैं और वर्तमान में अधिकतम संख्या साझेदारों की 50। अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 हो सकती है। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 2। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई कार्य लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। ये सामान्य भाषा में आपकी साझेदारी की परिभाषा है। ठीक है। अब साझेदारी अधिनियम, जैसे आपका कंपनी अधिनियम 1956 बना हुआ था, अब वर्तमान में 2013 अमेंडमेंट हुआ है, कंपनी एक्ट 2013। तो इसी प्रकार से साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट कब बना है? 1932 में। पार्टनरशिप एक्ट आपका बना है 1932 में बना है। साझेदारी अधिनियम 1932 में बना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि साझेदारी अधिनियम कब पारित हुआ है, कब बना है? तो सन 1932 में। इसीलिए इसे साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत सारी चीजें इसमें ली गई हैं। तो ये साझेदारी हमारा अधिनियम कब बना? 1932 में। तो साझेदारी अधिनियम 1932 की सेक्शन 4 में, धारा 4 में, सेक्शन 4 में इसकी एक डिफिनीशन दी गई है। सेक्शन 4 में क्या डिफिनीशन दी गई है कि साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के मध्य संबंध है। साझेदारी ऐसे व्यक्तियों के मध्य संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं, जो उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी के द्वारा यहाँ कोई एक भी चला सकता है, दो भी चला सकते हैं। मान लीजिए 4 साझेदार हैं तो चारों चला सकते हैं, 3 चला सकते हैं, 2 चला सकते हैं या 1 चला सकता है, लेकिन उन सभी की ओर से, यानी कि सहमति होना सभी की आवश्यक है। कोई किसी एक की सहमति से नहीं कोई साझेदार व्यापार को संचालित कर सकता। तो इसीलिए कहा गया जो उन सभी की ओर से किसी के द्वारा संचालित किया जाता है, तो किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। तो ये साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में इसकी डिफिनीशन दी गई है। अब साझेदारी की
हम विशेषताएं या लक्षण कैसे पहचानेंगे कि ये साझेदारी ही है? तो सबसे पहला इसका विशेषता होती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दो या दो से अधिक व्यक्ति, कम से कम, ये विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं या लक्षण, सिग्निफिकेंट इन्हें कह सकते हैं। ये साझेदारी की विशेषताएं हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना सबसे पहली डिफिनेशन, विशेषता। कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? आपको जैसे बताया अभी 50। अधिकतम साझेदारों की संख्या कितनी हो सकती है? 50 वर्तमान परिवेश में। नंबर दूसरी विशेषता है, भाई पहली विशेषता तो ये कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना है। दूसरी इसकी विशेषता है कि किसी व्यवसाय का होना। किसी व्यवसाय का होना। भाई साझेदारी तभी होगी जब कोई व्यवसाय होगा, व्यापार होगा, जिससे लाभ कमाने के लिए ये सभी लोग, दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हुए हैं। तो किसी व्यवसाय का होना है। और नंबर थर्ड, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होना। व्यवसाय का उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए? लाभ कमाना, न कि समाज सेवा। केवल समाज सेवा नहीं होना चाहिए, लाभ कमाना होना चाहिए। और लाभ को आपस में बांटना। लाभ को आपस में बांटना, ऐसा नहीं कि कोई एक ही उसको ले जाए। आपस में बांटना एक ये भी विशेषता है। और विशेषता क्या है? साझेदारी अनुबंध का होना। साझेदारी अनुबंध का होना। और क्या विशेषता है? साझेदारी अनुबंध हो गया। और फर्म का साझेदार का फर्म का एजेंट होना। एजेंट होना, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं जो कि किसी भी साझेदारी व्यवसाय की होती हैं। पहली विशेषता बताया कि कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो न्यूनतम तो दो होते हैं साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत। अधिकतम कितने? अधिक से अधिक 50। किसी व्यवसाय का होना, अब कोई व्यवसाय होगा तब तो आपस में साझेदार जमा होंगे, बनेंगे, इकट्ठे होंगे। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज सेवार्थ हो। लाभ को आपस में बांटना, ये भी उनका उद्देश्य हो कि आपस में उसको शेयर करें, तब तो साझेदार कहलाएंगे। साझेदारी अनुबंध का होना, अब कोई ना कोई रिटेन एग्रीमेंट उनके बीच में आपस में होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा भाई? यदि लिखित में कोई समझौता नहीं है तो क्या होगा कि सभी के विचारों में हमेशा अनियमितता बनी रहेगी। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। किसी का कोई भी लिखित प्रारूप प्रमाण न होने से वह साझेदारी नहीं चल सकती है। इसलिए नियम या समझौते या जो भी तौर तरीके हों सब लिखित रूप से होने चाहिए। साझेदार का फर्म का एजेंट होना, प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। एजेंट का मतलब कि जो फर्म के हित में, फर्म को बढ़ाने के लिए कार्य करता रहता है, हमेशा फर्म के बारे में ही सोचता है। और एक विशेषता इसकी है आपकी कि प्रत्येक साझेदारों के दायित्व असीमित होना। साझेदारों के दायित्व
असीमित होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विशेषता है कि साझेदारों के दायित्व असीमित होना। असीमित दायित्व का होना, इसका मतलब क्या है कि कभी भी किसी भी साझेदार का ऋण कोई यदि बकाया है और वह भुगतान करने की क्षमता उसे नहीं रखता है, उस ऋण को चुकाने की क्षमता नहीं रखता है, तो जो बाकी के साझेदार बचते हैं और उनमें भुगतान की क्षमता यदि है, तो वो चाहे जितना भी ऋण है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ही देंगे। जितना भी ऋण है तो जो भी शोधक्षम साझेदार हैं आपस में मिल बांट के उसको पूरा करेंगे, भरेंगे, उसके लिए कोई सीमा या लिमिट नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि साझेदारों के दायित्व असीमित होना। साझेदारों के दायित्व एक सामान्य साझेदारी की दशा में हमेशा सदैव साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं। तो ये आपकी साझेदारी की विशेषताएं हैं। अब इसके अलावा आपके साझेदारी के अंतर्गत लिखित अनुबंध किस प्रकार से होता है, तो जिसको हम साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं, साझेदारी संलेख के नाम से जानते हैं। साझेदारी संलेख, उसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, ये क्या होता है? साझेदारी संलेख बहुत ही सिंपल सा कि साझेदारी से संबंधित नियम व शर्तें। अब भाई साझेदारी, अब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से सबके विचार अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो यदि लिखित रूप से कोई एग्रीमेंट नहीं है, समझौता नहीं है, तो उस कंडीशन में फिर व्यवसाय को मिलकर चलाने में दिक्कत होती है या होगी। तो इसीलिए लिखित रूप से समझौते, नियम, तौर तरीके बनाए जाते हैं। तो इन नियमों को, साझेदारी से संबंधित नियमों को, तौर तरीकों को जिस प्रपत्र में लिखा जाता है, जिस कागज में, जिस पेपर में लिखा जाता है, उसी को हम कहते हैं साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना? तो अब क्या क्या नियम या क्या क्या तरीके इसमें होते हैं, तो कुछ मुख्य नियम और तरीकों की मैं चर्चा यहाँ पे कर रहा हूं। सबसे पहला मुख्य बात तो इसमें होती है फर्म का नाम व पता। फर्म का नाम व पता। दूसरा पॉइंट होता है साझेदारों के नाम व पते। साझेदारों के नाम व पते। फिर यहां पे पूंजी, कौन साझेदार कितनी लगाएगा, व आहरण का नियम। फिर लाभ विभाजन का नियम। फिर आपका यदि कोई नए साझेदार को आप प्रवेश देते हैं, नए साझेदार के प्रवेश के नियम। यदि कोई साझेदार रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है, साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर नियम क्या लागू होंगे, किस प्रकार से उसका भुगतान किया जाएगा। यदि साझेदारी का समापन होता है, यदि कोई साझेदार दिवालिया हो गया, तो उस कंडीशन में क्या नियम होंगे। साझेदार के दिवालिया होने पर
साझेदारी समापन का नियम क्या होगा? साझेदारी समापन और अंकेक्षण संबंधी, अंकेक्षण यानी ऑडिट, अंकेक्षण के नियम आदि 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 और भी तमाम है। तो मुख्य, जैसा कि मैंने कहा कि मुख्य नियमों की मैं चर्चा करूंगा। तो ये मुख्य बातें जो साझेदारी संलेख में आपके लिखित होती हैं, और भी बातें होती हैं लेकिन मुख्य बातों की मैंने यहाँ पे चर्चा किया है। एक तो फर्म का नाम वो पता कहाँ पे है, फर्म का नाम क्या है, साझेदारों के क्या क्या नाम है और उनके एड्रेसेस क्या है, पूंजी व आहरण के नियम, भाई कौन साझेदार कितना पैसा लगाएगा, कब लगाएगा, कितना वो विड्रॉल करेगा, कितना निकालेगा और कब कब निकाल सकता है, उन पर ब्याज, पूंजी व आहरण पर ब्याज के संबंध में यदि कोई नियम है तो उसके लिए क्या तरीके होंगे, लाभ विभाजन के क्या उनके तरीके होंगे, कैसे बांटेंगे, नए साझेदार के प्रवेश, यदि कोई नया साझेदार हमारे फर्म में आता है तो उसके लिए क्या नियम तौर तरीके होंगे, यदि कोई साझेदार जाता है, निवृत्त होता है, अवकाश ग्रहण करता है या अचानक किसी साझेदार की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उसके भुगतान के संबंध में क्या नियम होंगे, साझेदार के, यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उस समय उसके पेमेंट के भुगतान के संबंध में, उसकी रिकवरी के कंपनसेशन के संबंध में क्या नियम होंगे, और यदि कोई साझेदारी समाप्त की जा रही है तो उस समय किस प्रकार से जो है समापन में वसूली की जाएगी और भुगतान किए जाएंगे, और साझेदारी फर्म का ऑडिट कब किया जाएगा, किससे कराया जाएगा, ये सभी बातें महत्वपूर्ण रूप से साझेदारी संलेख में लिखी होती है। ठीक है, तो ये आपका साझेदारी संलेख है। अब इसके बाद यदि साझेदारी संलेख का अभाव है तब, मान लीजिए साझेदारी संलेख का अभाव है तो उस कंडीशन में हम किन नियमों को फॉलो करते हैं, है ना? तो साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रमुख लेखांकन नियम, प्रमुख केवल मैं यहां 4 नियमों की जो लेखांकन से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला कि सभी साझेदार लाभ हानि बराबर बांटेंगे, सबसे पहला। नंबर दूसरा, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नंबर तीसरा है, अतिरिक्त पूंजी या ऋणों पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। और नंबर 4 है कि किसी भी साझेदार को कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं देय होगा। ये कब है?
साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रमुख लेखांकन नियम। तो ये इन 4 नियमों को आपको अकाउंटिंग रूल्स में फॉलो करना होते तो और भी नियम है, लेकिन हमारे अकाउंटिंग के संबंध में संदर्भ में ये 4 महत्वपूर्ण नियम है जिनको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या है कि सभी साझेदार लाभ हानि बराबर बराबर बांटेंगे। दूसरा है कि पूंजी पर कोई ब्याज, जो उनकी हम प्रारंभिक पूंजी इनिशियल कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे कब, जब साझेदारी संलेख का अभाव है तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि अतिरिक्त पूंजी, यदि बीच में कोई साझेदार कुछ समय के लिए फर्म को उधार के रूप में कोई धनराशि देता है, वो अतिरिक्त पूंजी या ऋण कह सकते हैं, उस पर फर्म 6% की दर से ब्याज देगी, वार्षिक की दर से। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी इस कंडीशन में, जबकि साझेदारी संलेख का अभाव है, किसी भी साझेदार को कोई वेतन, किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक देय नहीं होगा। कोई भी साझेदार, किसी भी साझेदार को कोई वेतन या पारिश्रमिक देय नहीं होगा, देय नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि देय नहीं होगा, कुछ भी वेतन या पारिश्रमिक किसी भी साझेदार को नहीं दिया जाएगा। तो ये आपके जो है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले प्रमुख नियम है। अब हम साझेदारी खातों की ओर चलते हैं। अब हम साझेदारी खातों की ओर चलते हैं। तो प्रमुख रूप से जो इसमें हम खाते बनाते हैं, सबसे पहला महत्वपूर्ण खाता आपका आता है पूंजी खाता। सबसे पहला खाता आता है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो कि व्यक्तिगत खाता होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। और आप लोग ये जानते हैं कि ये हम साझेदारी के संबंध में पूंजी खाता बना रहे हैं, तो ये पूंजी खाता किसका बनेगा? साझेदारों का पूंजी खाता, इसीलिए इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे पूंजी खाता 2 कंडीशन में बनाया जाता है। नंबर फर्स्ट केस आता है स्थायी पूंजी की दशा में। स्थायी पूंजी की दशा में, स्थायी पूंजी की दशा में। तो यहां पे ध्यान रखना है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब पूंजी स्थायी हो। स्थायी का मतलब यह है कि जब पूंजी अपरिवर्तनशील हो। अपरिवर्तनशील यानी कि जो प्रारंभिक है वही आखिरी है, पूंजी की प्रारंभिक राशि में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन ध्यान रहे कि यदि स्थायी रूप से फर्म की पूंजी में कोई वृद्धि या कमी की जा रही है तो उसे हम ध्यान में रखेंगे। तो यहां पे ध्यान रखना है कि स्थायी पूंजी की दशा में जो प्रारंभिक है वही आखिरी होती है, लेकिन यदि स्थायी रूप से कोई परिवर्तन होते हैं तो उस कंडीशन में पूंजी की राशि बदल सकती है। यदि स्थायी रूप से कोई जो है परिवर्तन हुआ तो स्थायी पूंजी या इसी को हम अपरिवर्तनशील पूंजी भी कहते हैं। तो इस दशा में हम क्या क्या बनाते हैं? एक तो पूंजी खाता, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और दूसरा आपका बनता है, पहला तो बनेगा पूंजी खाता साझेदारों का, पहला बनेगा पूंजी खाता। और चूंकि पूंजी खाता अपरिवर्तित रहता है, इसलिए अन्य मदों को लिखने के लिए हम अलग से एक खाता बनाते हैं जिसे चालू खाता कहते हैं, जिसे हम चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट, इसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। ये आपका कैपिटल अकाउंट, ये आपका स्थायी पूंजी की दशा में है कि जिसमें आपका पूंजी खाता बनेगा और दूसरा चालू खाता। तो ध्यान रखना है कि स्थायी पूंजी की दशा में चालू खाता बनाया जाता है। अब दोनों के मैं आपको फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं। स्थायी पूंजी की दशा में, स्थायी पूंजी की दशा में देखिए पूंजी खाता कैसे बनता है। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए कि 2 साझेदार
दो पार्टनर्स हम मान के चल रहे हैं कि फर्म में दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। तो सबसे पहले ये क्रेडिट में, ये साझेदारों का व्यक्तिगत खाता होता है, तो इसके क्रेडिट में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, क्या रखते हैं, उनकी प्रारंभिक पूंजी बाई बैलेंस बीडी, ये क्या है, उनकी प्रारंभिक पूंजी यहाँ पे रखते हैं। यदि कोई स्थायी रूप से पूंजी में वृद्धि होती है तो उसे भी यहाँ पे रख देंगे, और यदि स्थायी रूप से कुछ पैसा निकाल लिया जाता है तो वो डेबिट कर दिया जाएगा। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो यही जो उनकी प्रारंभिक पूंजी है यही उनकी अंतिम पूंजी भी होगी, इसीलिए इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, यदि स्थायी रूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो पूंजी खाते में प्रारंभिक पूंजी के अलावा कुछ भी नहीं रखेंगे, वही पूंजी उनकी अंतिम पूंजी हो जाती है। अब इसमें हम अलग से अन्य मदों को रखने के लिए क्या बनाते हैं, करंट अकाउंट। तो यहाँ पे इन्हीं साझेदारों का आपका करंट अकाउंट भी बनता है, जिसमें अन्य मदें कौन कौन सी है ध्यान देना है। अन्य मदों के रूप में तो जब करंट अकाउंट यानी चालू खाता है तो सबसे पहले तो वही ए बी आपके यहाँ पे ए बी, ये पर्टिकुलर आपका हो जाता है, पर्टिकुलर, यहाँ भी ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर ही है, ये पार्टिकुलर ही, विवरण जिसे हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले हम चालू खाते की यदि क्रेडिट बाकी प्रश्न में दी गई है तो बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे रख देते हैं। चालू, ये क्या है, चालू खाते की क्रेडिट बाकी का प्रारंभिक शेष यहाँ पे रख दिए। इसके बाद यदि पूंजी पर कोई ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई प्रॉफिट एंड लॉस, यदि प्रॉफिट साझेदारों को हुआ है तो जो भी साझेदारों को मिला है प्रॉफिट वो यहाँ पे रख देंगे। इसके अलावा कोई वेतन, पारिश्रमिक, सैलरी, रिम्यूनरेशन किसी प्रकार का उनको मिला है तो वो सब रख देंगे आदि। ये सारी राशियां हम क्रेडिट में रख देते हैं। और डेबिट में क्या रखते हैं, डेबिट में आपका यदि ड्राइंग्स है, आहरण है कुछ, तो ड्राइंग्स डेबिट में रख देंगे। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज यदि कुछ है तो उसे भी रख देंगे। और यदि प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि यदि लॉस हुआ है फर्म में साझेदारों को तो वो भी डेबिट कर देंगे। इस प्रकार से क्रेडिट की अमाउंट का टोटल कर लेते हैं, डेबिट के टोटल को घटाने से जो अंतर आता है टू बैलेंस सी डी, ये इनकी अंतिम पूंजी हो जाती है। यही इनकी अंतिम पूंजी, क्या बैलेंसिंग फिगर होता है, ये बैलेंसिंग फिगर, और ये टोटल इसी क्रेडिट के बराबर डेबिट का टोटल हो जाता है। ये इस प्रकार से स्थायी पूंजी की दशा में हम पहले पूंजी खाता बनाते हैं, जिसमें पूंजी के अतिरिक्त अन्य किसी भी मद को नहीं लिखते, यानी जो प्रारंभिक है वही अंतिम है। और अन्य मदों को लिखने के लिए हम एक करंट अकाउंट चालू खाता बनाते हैं, तो जिसमें ये चालू खाते की प्रारंभिक बाकी, पूंजी पर ब्याज, लाभ हुआ है यदि साझेदारों को तो जो भी मिला है उनको, वेतन, पारिश्रमिक आदि यदि कोई चीजें मिली है साझेदारों को, सब क्रेडिट में। और इधर आहरण पर ब्याज यानी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यदि हानि हुई है फर्म में तो उसको इस प्रकार से डिफरेंस जो आएगा क्रेडिट से डेबिट को घटाने पर वो इनका अंतिम पूंजी कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्थायी पूंजी की दशा में पूंजी खाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे जो है आपका चल परिवर्तनशील पूंजी की कंडीशन। ठीक है, तो इसको अगले में देखेंगे। धन्यवाद। इसके संबंध में मैं जो भी PDF है आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं उनको और एक्स्ट्रा स्टडी के लिए। ठीक है, धन्यवाद।